हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी विद विनीत। दोस्तों, हमने सीटेट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सीडीपी के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। अब हम उसके आगे के बचे हुए 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली यहाँ से जो आपके एग्जाम आने वाले हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बच्चों के समाजीकरण में प्रथम या मुख्य कारक कौन-सा होता है? तो वो हमारा हो जाएगा परिवार। परिवार ही है जो सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। हमारी लैंग्वेज कैसी होगी, हमारा रहन-सहन कैसा होगा, ये सब कुछ अगर हमको सीखते हैं, तो ये सबसे पहले हम अपनी फैमिली में रहकर ही सीखते हैं। अगर अब द्वितीयक एजेंसी पूछ लिया जाए कभी, तो द्वितीयक हमारी हो जाती है स्कूल। स्कूल हमारी द्वितीयक एजेंसी हो जाती है। क्या सिर्फ स्कूल ही होता है? नहीं, स्कूल के साथ-साथ हमारा होता है समाज भी उसमें हो जाएगा। और उसके साथ-साथ हमारा मीडिया भी होता है। तो ये द्वितीयक एजेंसी अगर कभी पूछा जाए, तो द्वितीयक एजेंसी में हमारा समाज, मीडिया और स्कूल आ जाएँगे। लेकिन अगर प्राइमरी पूछा जाए, जैसे कि यहाँ प्राइमरी पूछा गया है, तो प्राइमरी के लिए हमारा फैमिली हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 क्वेश्चन हमारा होगा, कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है? नैतिकता जो है वो बाहरी कारकों के द्वारा निर्धारित होती है, तो ये हमारा हो जाता है पूर्व पारंपरिक स्तर, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज हमारा हो जाएगा। क्योंकि जब प्राइमरी स्तर पर हम जब बात करते हैं, यानी कि जब पूर्व पारंपरिक स्तर पर जब हम बात करते हैं, तो उस लेवल पर बच्चों में कोई भी नैतिकता नहीं पाई जाती है, और जब बच्चों में कोई नैतिकता पाई ही नहीं जाएगी, तो जैसा बड़े कहेंगे हमें वैसा ही करना पड़ता है। तो यही यहाँ पर इस क्वेश्चन का कहने का मतलब था। तो बाहरी कारकों का मतलब जो हमारे मदर-फादर या फिर फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उनकी हम बात मानते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर नैतिकता नहीं होती, तो इसलिए हम सोचने-समझने की शक्ति हमारे अंदर इतना नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 हो जाएगा। 53 क्वेश्चन कहता है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? तो लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को महत्व देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 54 की तरफ। 54 क्वेश्चन हो जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन डीवी को माना जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक। अब बढ़ते हैं, और जॉन डीवी ने क्या दिया था? जॉन डीवी ने कहा था करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। अगर कभी भी ये आ जाए कि लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया था? तो जॉन डीवी ने दिया था। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा, प्रभाव का नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन 56 हमारा हो जाएगा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो ये आपको बता देना है। तो चलो हम ही बता देते हैं, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, रोरसा-शाही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। रोरसा-शाही धब्बा परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। और कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है इसमें? तो 10 कार्ड का इसमें उपयोग किया जाता है। कितने कार्ड का उपयोग करते हैं? सो 10 कार्ड का इसमें उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा हो जाएगा, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन-सा होता है? तो न्यूनतम स्तर यानी कि अगर आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, उसके जो 6 चरण होते हैं, तो सबसे निचला स्तर कौन-सा होता है? तो सबसे निचला स्तर हमारा ज्ञान होता है, यानी कि यहाँ पर ज्ञान हमारा हो जाएगा। और ये कब प्रतिपादित की गई थी? 1956 में ब्लूम यानी बेंजामिन ब्लूम ने इसको प्रतिपादित किया था। और इसको संशोधित कब किया गया था? तो 2001 में इसको संशोधित करके नया मॉडल लाया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 हो जाएगा। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह किस चीज़ का उदाहरण हो जाएगा? ये उदाहरण हमारा हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम का अ अंतरण, यानी कि वो ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ रहा है। मतलब पहले बच्चा साइकिल चला रहा था, अब जाकर के वो मोटरसाइकिल सीख रहा है। तो यानी कि उसका स्थानांतरण जो हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है। तो ग्रो का मतलब यहाँ पर हो जाएगा वर्टिकल, या फिर इसको लंबवत नाम भी दिया जा सकता है। ये चीज़ याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन-सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है? नहीं पूछा गया क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा नहीं वाले क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है, कौन-सा अधिगम का पठार नहीं है? तो अधिगम का पठार जो है, वो विद्यालय का असहयोग कभी भी नहीं होता है। बाकी प्रेरणा अगर किसी बच्चे में प्रेरणा की सीमा यानी कि मोटिवेशन की कमी हो जाएगी, तो वो सीखना बंद कर देगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। शारीरिक सीमा यानी कि उसकी बॉडी में थकान हो रही है, तब भी वो बच्चा सीखना कम कर देगा और ज्ञान की सीमा है, यानी कि बच्चा कुछ सीखना ही नहीं चाह रहा है, तब भी अधिगम का पठार हो जाएगा। लेकिन विद्यालय का असहयोग से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं होता है, तो ये चीज़ याद रख लेना। होप करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी विद विनीत पर जाकर के अवेल कर सकते हो। वहाँ पर इस वीडियो के बाद पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगी। 61 क्वेश्चन हो जाएगा, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसने दिया था? तो गेट्स और अन्य ने इस कथन को दिया था। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ज़ेडपीडी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। और इन्होंने किसको महत्व दिया था? तो इन्होंने दिया था सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश को बहुत ही महत्वपूर्ण माना था कि उनका मानना था कि बच्चा जो होता है अपने संस्कृति में ही, समाज में ही जो देखता है, वही सब कुछ सीखता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 63वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बच्चों के विकास के सिर पदाभिमुख यानी कि सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल के अनुसार विकास कैसे होता है? तो ये हमारा होता है सिर से पैर की ओर होता है। इसको सिर से याद कर सकते हो तो यहाँ पर भी सिर से पैर और सेफेलो से अगर इंग्लिश में याद करो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसके नाम हिंदी में चेंज हो जाते हैं। तो इंग्लिश में याद करो सेफेलोकॉर्डल, सेफेलो मतलब आ रहा है सा, तो यहाँ पर हो जाएगा सिर से पैर की ओर इसका वृद्धि होता है। एक दूसरा टर्म आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, कौन-सा आ जाता है? प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये भी टर्म आता है, तो इसका जब विकास होता है तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल का जो डेवलपमेंट होता है, वो सेंटर से लेकर के आउटवर्ड होता है। इसका क्या मतलब हो जाएगा? यानी कि बच्चा पहले केंद्र में वृद्धि करता है, फिर उसके बाद बाहर की ओर आता है। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब हो जाएगा केंद्र से बाहर की ओर। और सिफेलोकॉर्डल का मतलब हो जाएगा सिर से पैर की ओर। अगेन एक बार सुन लो उसका, सिफेलो मतलब सिर, तो सिर से लेके पैर की ओर इसकी वृद्धि होती है। जब दूसरे टर्म की बात करते हैं यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल की हम जब बात कर रहे हैं, प्रॉक्सिमो, तो वहाँ पर हो जाएगा केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि पहले उसकी वृद्धि अंदर की तरफ होगी, बाद में उसके बाहर की तरफ होती है। क्वेश्चन नंबर हम 64 की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ भी गया, समीप दूराभिमुख सिद्धांत यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल के अनुसार विकास की दिशा क्या होती है? तो विकास की दिशा होती है केंद्र से बाहर की ओर। अभी भी जस्ट बताया था केंद्र से बाहर की ओर होती है। और सिर से पैर की ओर क्या होता है? तो सिर से पैर की ओर होती है सिफेलो सिफेलोकॉर्डल। यही बताया था ना? तो सिफेलोकॉर्डल हो जाएगा। बाकी रीढ़ की हड्डी और पैर वगैरह कुछ नहीं होता है। सिर से पैर की ओर होता है तो सिफेलोकॉर्डल, केंद्र से परिधि यानी कि या बाहर की ओर, तो ये हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल हो जाएगा। क्वेश्चन 65 हमारा हो जाएगा, था, फा, चा ये किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो इन्हें स्वनिम यानी कि फ़ोनीम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा हो जाएगा, डिस्लेक्सिया का संबंध मुख्य रूप से किस विकार से है? तो डिस्लेक्सिया हमारी हो जाएगी एक पढ़ने संबंधी विकार। जब कोई भी बालक किसी चीज़ को पढ़ नहीं पाता तो उसे डिस्लेक्सिया संबंधी विकार होता है। जब यहाँ पर लिखा है राइटिंग एबिलिटी किससे संबंधित होता है? तो राइटिंग एबिलिटी हमारा हो जाता है डिसग्राफिया डिसग्राफिया डिस्ग्राफिया। ग्राफिया का मतलब क्या हो जाएगा? ग्राफ बनाना। अगर कोई बच्चा ग्राफ नहीं बना पा रहा है या फिर लिख नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिखने संबंधी विकार डिस्ग्राफिया। गणितीय विकार किसे कहते हैं? तो गणितीय विकार का संबंध हो जाता है डिसकैलकुलिया। कैल डिसकैलकुलिया में अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे लिखा है कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का हम यूज़ किसमें करते हैं? सो मैथ्स में करते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा गणितीय विकार। अगर मैथमेटिकल डिसेबिलिटी यानी कि गणितीय विकार पूछा जाए तो डिसकैलकुलिया जिसमें कैलकुलेटर का यूज़ होता है। डिसलेक्सिया हमारा संबंधी विकार हो जाएगा पढ़ने से संबंधित और लिखने से संबंधित हमारा हो जाएगा ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं? पेन और पेंसिल से बनाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा लिखने संबंधी विकार। होप करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा।
अब जहाँ जैसे यहाँ पर आ चुका है, डिसकैल्कुलिया नामक जो बीमारी है या फिर अक्षमता किससे संबंधित है? तो अभी भी जस्ट बताया, ये गणितीय गणनाओं में समस्या, यानी कि जो गणित में समस्या हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा हो जाएगा, अभिप्रेरणा का पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, यानी कि नीड हायरार्किकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसके द्वारा दी गई थी? तो ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन-सा आंतरिक अभिप्रेरणा इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन का उदाहरण है? यानी कि आंतरिक मोटिवेशन हमें कब मिलता है? पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, ये तो बाहरी हो जाएगा। शिक्षक की डाँट से बचने के लिए पढ़ना, ये भी बाहरी मोटिवेशन होता है। अपनी स्वयं की रुचि और आनंद के लिए पढ़ना, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम अपनी इच्छा के लिए पढ़ते हैं, अपनी रुचि के लिए पढ़ते हैं, तो ये आंतरिक मोटिवेशन हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4th हमारा हो जाएगा, क्या लिखा है? कक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ना, तो ये भी बाहरी मोटिवेशन है, क्योंकि ये सब दिखावे के लिए किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 हो जाएगा, गेस्टॉल्ट शब्द जर्मन भाषा में इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पूर्ण, पूर्णाकार या समग्र रूप, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बोल सकते हो उस चीज़ को। मनोविश्लेषणवाद, यानी कि साइको एनालिसिस के प्रवर्तक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड हो जाएँगे। नेक्स्ट, और इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने 3 टर्म को डिफाइन किया था, इड, ईगो और सुपर ईगो। अगर कभी पूछ लिया जाए कि इड, ईगो और सुपर ईगो, ये 3 टर्म जो हैं व्यक्तित्व के किसने दिए थे? तो सिगमंड फ्रायड ने दिए थे। और क्या दिया था? मनोविश्लेषणवाद के जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा हो जाएगा, व्यवहारवाद के जनक किसे माना जाता है? तो व्यवहारवाद के जनक हमारे जेबी वॉटसन हो जाएँगे। और इन्होंने कहा था, व्यवहार का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्होंने कहा था, मुझे कोई भी बच्चे दे दो, मुझे कोई भी बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, वकील, चोर, टीचर सब कुछ बना सकता हूँ। यानी कि उनका मानना था कि बच्चे की वृद्धि यानी कि जो विकास होता है वो पर्यावरण में होता है। अब उसको जिस हिसाब का पर्यावरण दिया जाएगा, वो उसी हिसाब से बनेगा। अगर किसी बच्चे को डॉक्टर का पर्यावरण दिया जा रहा है तो वो डॉक्टर बनेगा, अगर वकील का एनवायरनमेंट दिया जा रहा है तो वकील बनेगा, और अगर टीचर का दिया जा रहा है तो टीचर बनेगा, साइंटिस्ट का दिया जाएगा तो साइंटिस्ट। यानी कि जिस भी चीज़ का एनवायरनमेंट बच्चे को दिया जाएगा, वो वही बन के तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन 73 हमारा हो जाएगा, थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का सिद्धांत कौन-सा है? तो थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था, यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी, थर्स्टन द्वारा दी गई थी। और कितने प्रकार की बुद्धि को बताया था? तो इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि को बताया था। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी? तो हार्वर्ड गार्डनर दी थी, और इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी? 8 प्रकार की बुद्धि को बताया था। किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक कौन है? तो किंडरगार्टन हमारे हो जाएँगे फ्रेडरिक फ्रॉबेल को माना जाता है किंडरगार्टन विधि को। जिन्होंने कहा था कि बच्चों को इन्होंने कहा था इन्होंने बच्चों को पौधा कहा था और स्कूल को एक बाग के रूप में बताया था, और शिक्षक जो होता है एक माली के रूप में कार्य करता है। यानी कि बच्चा जो होता है वो एक पौधा है, स्कूल पूरा एक बाग है, और शिक्षक माली के तरीके बच्चों की देखभाल करता है, उस बाग की देखभाल करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 76 हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक विधि के खोजकर्ता कौन है? तो ह्यूरिस्टिक विधि ये हो जाएँगे एच.ई. आर्मस्ट्रांग। परियोजना विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन हैं? तो परियोजना विधि के हमारे जो जनक हो जाएँगे, वो हो जाएँगे विलियम एच. किलपैट्रिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, सब प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, जहाँ पर ये सभी क्वेश्चन्स पूछे ना गए हों। सो अगेन इस वीडियो को भले ही आप 2x की स्पीड में देखिएगा, बट इसको 2-3 टाइम्स ज़रूर देख के जाइएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी विद विनीत पर, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 78 क्वेश्चन कहता है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो। मैं उन्हें इच्छानुसार डॉक्टर, इंजीनियर, चोर सब कुछ बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? जेबी वॉटसन ने कहा था। अभी भी जस्ट बताया था कि व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो जेबी वॉटसन को कहा जाता है। तो किसके जनक हो जाएँगे? व्यवहारवाद के जनक जो हैं वो जेबी वॉटसन हैं। इन्होंने ही कहा था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें सब कुछ बना के तैयार कर सकता हूँ। बस मुझे वैसा एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा हो जाएगा, बुद्धि के त्रि-आयामी सिद्धांत यानी कि थ्री डायमेंशनल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो गिलफोर्ड के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 80 की तरफ। 80 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत बच्चों के किस विकास से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा नैतिक डेवलपमेंट से संबंधित हमारा हो जाएगा, यानी कि मोरल डेवलपमेंट की बात की जाती है। इन्होंने बताया था कि कितने स्तर होते हैं? तो उन्होंने बताया था 3 स्तर होते हैं,
और प्रत्येक स्तर में 2 चरण होते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए? 6 चरण हो जाएँगे, 6 चरण हो जाएँगे। 3 स्तर और प्रत्येक स्तर में अगर 2-2 चरण होंगे, तो हमारे 6 चरण हो जाएँगे। क्वेश्चन 81 हमारा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पियाजे यानी कि पियाजे के अनुसार संरक्षण का गुण किस अवस्था में आ जाता है? कंज़र्वेशन का गुण किस अवस्था में आता है? तो तीसरी अवस्था जो होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड होता है 7 से लेके 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा कंज़र्वेशन का गुण सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 हो जाएगा, टीएटी यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था मरे एवं मॉर्गन द्वारा किया गया था टेट परीक्षण का उपयोग, जो है कि व्यक्तित्व परीक्षण का करती है। और इसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? तो इसमें टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो 31 कार्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 83 हो जाएगा, बालक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट का विकास किसने किया था? तो ये किया था लियोपोल्ड बेलक द्वारा किया गया था चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट का उपयोग। और कितने साल के बच्चों पर करते हैं? तो ये करते हैं 3 से 10 साल के बच्चों पर करते हैं टेस्ट। 3 साल से 10 वर्ष के बच्चों पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो एक फैसिलिटेटर के रूप में होती है, सुविधादाता के रूप में होती है। एक क्वेश्चन 85 हमारा हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई के तहत प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1 रेशियो 30, यानी कि 30 स्टूडेंट हमारे होने चाहिए, स्टूडेंट और 1 हमारा टीचर होना चाहिए। यानी कि 30 बच्चों पर 1 टीचर को होना चाहिए। और अगर उच्च प्राथमिक स्तर की जब बात की जाती है तो उच्च प्राथमिक पर 1 रेशियो 35 हो जाएगा, यानी कि 35 बच्चों पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस अवस्था में प्रदर्शित होता है? तो यह प्रदर्शित हो जाएगा हमारा पूर्व संक्रियात्मक ये संवेदीगामक अवस्था में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक सेंसरी मोटर स्टेज होती है। जब हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, तो इसका टाइम पीरियड होता है हमारा 2 से लेके 7 वर्ष तक। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जब हम बात करते हैं, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होगी 11 प्लस वर्ष हो जाएगी। होप करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। सीखने का नियम देने वाले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो सीखने का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने, जिन्होंने 3 नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम और तैयारी का नियम। ये 3 नियम इन्होंने ही दिए थे। क्वेश्चन नंबर, और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 हो जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्राथमिक कारण क्या था? यानी कि वैयक्तिक भिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल अंतःक्रिया। यानी कि कोई भी 2 इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उन पर उनके बच्चे के माता-पिता और वंशानुक्रम और उनके आसपास के माहौल दोनों का मिला-जुला असर ही होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 89 हो जाएगा, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था एरिक एरिक्सन ने दिया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 हो जाएगा, शिशु का शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? तो शिशु का अधिकांश व्यवहार जो आधारित होता है, वो होता है मूल प्रवृत्तियों पर, यानी कि जो उसकी बच्चे की मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे बच्चे को भूख लग रही, बच्चे को प्यास लग रही, ये सभी, और रोना, इन सभी चीज़ों पर आधारित होता है। ये सभी चीज़ों पर आधारित होता है, यानी कि मूल प्रवृत्ति पर। क्योंकि छोटा बच्चे में नैतिकता थोड़ी ना आ जाएगी, वास्तविकता से भी उसका कोई नहीं मतलब होता, ध्यान से भी कोई मतलब नहीं होता। छोटा बच्चा क्या करे? बिल्कुल छोटा बच्चा, उसको भूख से मतलब होगा, या तो हाथ-पैर मारेगा या फिर रोएगा, तो यही उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 91st हो जाएगा, ये हमारे लास्ट के 10 क्वेश्चन्स हैं। अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व के सिद्धांत में किस उपागम पर बल दिया था? तो ये दिया था फ़ील गुड, यानी कि ट्रेट अप्रोच पर उन्होंने बल दिया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस
कठिनाई से जुड़ा हुआ है, तो डिस्ग्राफिया ग्राफिया मतलब ग्राफ बनाना, ग्राफ कैसे बनाते हैं? पेन पेंसिल से बनाते हैं और पेन पेंसिल का काम होता है लिखना, तो यानी कि लिखने से संबंधित हो जाएगा। गणना अभी भी बताया था, डिसकैलकुलिया बार-बार बता रहे ताकि आपको लर्न हो जाए। और पढ़ने से संबंधित होती है हमारी डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया हमारी हो जाएगी पढ़ने से संबंधित, लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया और गणना करने से संबंधित हमारी हो जाएगी डिसकैलकुलिया। क्वेश्चन 93 हमारा हो जाएगा, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के मुख्य तत्वों में से निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो ये हमारा हो जाएगा अनुशासन और मितव्ययिता, यानी कि झूठ नहीं होता है। सृजनात्मकता में हमारी ओरिजिनैलिटी होती है, प्रवाह होता है, लचीलापन होता है, बट अनुशासन नहीं होता है। ये एक गलत टर्म हो जाएगा, नेगेटिव टर्म है, इसलिए यहाँ पर इसको गलत कर दिया गया। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता यानी कि टेम्परेरी सपोर्ट जब हम देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पाड़, ढाँचा, मचान या जिसे इस इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। जब हम किसी भी बच्चे को अस्थायी यानी कि टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो उसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। अधिगम में पुरस्कार और दंड यानी कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट की भूमिका पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो यह दिया था स्किनर ने दिया था। और स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? तो चूहों पर प्रयोग कर डाले थे, चूहों पर प्रयोग किया था। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी स्किनर ने दिया था। ये सब सीटेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन और बहुत पूछे जाते हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा हो जाएगा, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल यानी गोल्डन पीरियड ऑफ लर्निंग किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे साइंटिस्ट मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन ने कहा था कि शैशवावस्था को एक आदर्श काल अवस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 हमारा हो जाएगा, प्लेवे मेथड को एक निश्चित और वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसे दिया जाता है प्लेवे मेथड किसने दिया था? तो कुक ने दिया था। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि प्लेवे मेथड किसने दिया था? कुक ने दिया था, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट हमने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा हो जाएगा, बुद्धि का त्रितंत्र यानी कि ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत दिया था। और आज का हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, पियाजे के अनुसार जब बच्चा पुरानी जानकारी में नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के शामिल कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जैसे हमारी पुरानी जानकारी है, उसी में नई जानकारी को ठूँसा जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे असिमिलेशन कहा जाता है। मतलब इसका क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे आपने 4 पैरों वाला कुत्ता देखा, आपने कुत्ता देखा, 4 पैर ही होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। कुत्ता देखा, 4 पैर होते हैं, उसका मुँह है, पूँछ है और फिर आपने क्या किया, फिर आपने एक बिल्ली देख ली। उस आपने देखा इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी 1 पूँछ है, इसके भी मुँह है। तो आपने कुत्ता तो देखा ही था, बाद में आपने क्या देखा? बिल्ली देखा। तो उस बिल्ली को भी आपने कुत्ता ही बोल दिया। तो ये हमारा असिमिलेशन हो जाता है। यानी कि हमने क्या है जानकारी ठूँस ली है पर उसको समझा नहीं है कि कुत्ता था या बिल्ली था। क्योंकि कुत्ते की अपनी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, बिल्ली की अपनी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। बस बट असिमिलेशन यानी कि आत्म-सातीकरण में क्या होता है, कुत्ता, बिल्ली सबको एक ही समान समझता है, वो कोई भी भेदभाव नहीं करता है। और अकोमोडेशन का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर मॉडिफ़ाई कर लेता है। वहाँ पर वो बच्चा जान जाता है कुत्ता, कुत्ता होता है और अगर शेर का दिखाया जा रहा है तो शेर अलग होता है। इन दोनों का फ़र्क समझना सीख जाता है। तो अकोमोडेशन का मतलब होता है मॉडर्न, मतलब मॉडिफ़ाई कर लेता है। कुत्ता को कुत्ता ही समझेगा और शेर को शेर समझेगा। बट एसिमिलेशन में क्या होता है, कुत्ता को तो कुत्ता समझेगा ही, बिल्ली को देखेगा उसको भी कुत्ता बोलेगा, शेर को देखेगा उसको भी कुत्ता ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी जानकारी में कोई भी बदलाव नहीं कर पा रहा है, इसलिए। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा 100, माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण कि भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय निर्धारित है? तो ये हमारा समय निर्धारित है 36 मिनट इसके लिए दिया जाता है। होप क और इसके जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे किसने दिया था? तो ये दिया था डी डब्ल्यू एलन ने दिया था। होप करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम हमारा क्या हो जाएगा? चैनल का जो नाम है इन इन्फिनिटी विद
विनीत पर जाकर के आप अवेल कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।